नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। यूँ तो बिहार की धरती सिर्फ फसलें ही नहीं उपजाती हैं, यहाँ के टैलेंट को भी उपजाती हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारे बिहार के लोग अग्रणी रहे हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं दिव्यांशी नयन से, जो इस साल 2020 की मिस पटना रही हैं, और उनसे हम बहुत सारी विषयों पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या कठिनाइयाँ आई उनके सामने इस दौरान। उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है दिव्यांशी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक चीज़ तो बताइए आप, 2020 मिस पटना चुनी गई आप, कैसा लगा उस क्षण आपको? सच बताऊं तो ये किसी के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि वो यहाँ पे आए और वो सेलेक्ट हो जाए एज मिस पटना, और वो भी इतनी कम एज में। तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत एकदम गूज बम्स वाला था। इट्स लाइक मैं 7 क्लाउड पे थी एक बार में ही। तो कैसे आपका सिलेक्शन यहाँ कैसे, किस रूप में यहाँ पे आप, चूँकि आप तो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। आप जब छोटे होते हो ना तो आप पहले से डिसाइड करते चलते हो कि इसके बाद मुझे ये करना है, लेकिन जब तक पढ़ाई चल रही थी तो मुझे था कि मैं 12th करूँगी, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा इस फील्ड के बारे में। उसी बीच में हमारा 2020 लॉकडाउन ईयर के रूप में जाने लगा, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑडिशन होने वाले हैं, ट्राई करके देखो। तो एक होता है ना, दोस्त आपके बोलते हैं आपको करना चाहिए ये, राइट। तो मेरे साथ भी कुछ वही हुआ। मैंने सोचा ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं, एंड मेरे ऑडिशंस हुए, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले। आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, अब उसके बाद करते हैं इसको। और जैसे जैसे ये कंपटीशन ग्रूमिंग क्लासेस बढ़ती गई, वैसे वैसे जीतने का जज्बा बढ़ते गया, और अब लगता था नहीं, अब तो ये ट्रॉफी यहाँ से लेके जानी है। मिस पटना 2020 में ही होने वाली हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ, जैसे जैसे वो पहले तो था कि हाँ करना है, लेकिन जैसे जैसे हमारे ग्रूमिंग क्लासेस बढ़ते गए, उसके बाद मुझे था कि नहीं, अब तो यहाँ से कुछ भी हो ये लेके जाना है, उसके लिए कितने भी मेहनत करने पड़े, यहाँ से इस ट्रॉफी को लेके जाना है। वेरी गुड। अच्छा, कितने लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले रहे थे जिसमें आप लोग का चयन किया गया? हम लोग टोटल 40 लोग थे, जिसमें से 20 लड़कियाँ और 20 लड़के थे। उसमें से अलग अलग सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग आगे आए थे। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग बिहार में मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना हो या फिल्म के क्षेत्र में जाना हो, तो हमें घर से थोड़ा सा ये मिलता है कि अरे ये लाइन ठीक नहीं है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, बाहर भीतर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सिनेमा वाले में नहीं जाना चाहिए, मॉडलिंग नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको भी इस तरह का घर से कुछ मिला? बिहार में रहे और ये चीज़ ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिहार में सोच लोगों की उतनी डेवलप नहीं की गई है, पता नहीं इसके पीछे लोग बोलते हैं बहुत सारे हमारे पूर्वजों का हाथ हो, ऐसा नहीं होता। वो हमारी माइंडसेट होती है कि हम किस तरह से डेवलप किए गए। और मेरे साथ मेरी सबसे पहली जो ताकत जिसको बोले वो मेरी मम्मा है। वो खुद एक शेरनी की तरह रहती हैं और उन्होंने मुझे भी एक शेरनी की तरह रहना सिखाया है। तो मुझे पता है कि जो मैं करूँगी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सही कर रही हूँ तो आज ना कल लोग मुझे ज़रूर जानेंगे। तो मेरे पीछे इसमें मम्मी का ही हाथ था। हाँ, लोग अभी भी कहने वाले कहते हैं कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कोई स्कोप नहीं है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमें घर को देखना है, और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो लोग हमें नहीं, घर से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी उसमें मेरी मम्मा को भी फाइट करना पड़ता है अलग अलग। जैसे कभी कभी हो जाता है कि मेरे पापा यहाँ रहते नहीं हैं, तो उनको भी बोल दिया जाता है कि बेटी यहाँ पे थी इतने रात में, ये वो, तो उसके लिए मेरी मम्मा फाइट करती है, मम्मा को सुनना पड़ता है, कभी कभी मुझे भी। लेकिन ओवरऑल मेरी मम्मा सपोर्ट करती है, तो मुझे जो करना होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। घर के लोगों का सपोर्ट मिले तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जब इस मॉडलिंग के लिए आप तैयारी कर रही थी 2020 के लिए, मिस पटना के लिए, तो आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद कैसे तैयारियां की इसकी जो है ना? मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे ऑडिशंस इस डेट पे होने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस, हमारे सबसे बेस्ट टीचर्स जो होते हैं वो यूट्यूब होता है, तो हम अभी सबसे पहले मैंने रैंप वॉक देखा कि कैसे चलते हैं लोग, क्या क्या उनके तरीके होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस देखने स्टार्ट किए कि बेसिकली पूछा क्या जाता है, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट लोग बोलते हैं कि सुंदरता का होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ब्यूटी पैजेंट आपके ग्रेस, कॉन्फिडेंस
और इंटेलिजेंट को देखता है। तो मैंने वो सब क्वेश्चंस कुछ कुछ देखने स्टार्ट किए, अपने IQs लगाना स्टार्ट किया। मेरा ऑडिशन हुआ, मेरे अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे। उसके बाद फिर हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई। उसमें तो हमें डांस ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, डांस ट्रेनिंग समोरा डांस क्लब से मिली, फिटनेस ट्रेनिंग VK फिटनेस से मिली, विकास सर से। तो ये सब हमें और ग्रूम करते गए और आज मैं जो हूँ उन लोग के द्वारा निखारी गई, आज आप लोग के सामने हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऑर्गेनाइज जो किया गया था रेड रति इवेंट कंपनी की तरफ से, जो है ना, तो डायरेक्टर वहाँ उज्ज्वल सर हैं। हाँ। उनके द्वारा भी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहा होगा वहाँ पे। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी तो मैं वो उज्ज्वल सर ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था शो, जिससे किस लिए मैं आज आप लोग के सामने भी हूँ। तो उज्ज्वल सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, क्योंकि उस सारी चीज़ों के पीछे उनका भी हाथ था। उन्होंने 20 दिन हमें टाइम दिया, अगर वो चाहते तो छोटा ही करके हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो मौका दिया कि नहीं, कल को हम कहीं खड़े हों तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं इस फील्ड में। अगर हम पीछे हो रहे हैं तो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी संभव कोशिश की। बहुत अच्छी बात। इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? मैं अभी एक NGO की फाउंडर हूँ और उसके अलावा बिहार रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक लीगल कंपनी की। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लारा दत्ता या ऐश्वर्या रॉय को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा किया, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग बिग लाइक दैट। मुझे वैसा ही कुछ करना है, एक सोशल रिफॉर्मर होके या फिर एक इंडिया को रिप्रेजेंट करके। मुझे बस कुछ बहुत बड़ा करना है अपने देश के लिए। तो जैसे किस रूप में, मैंने वो आप मॉडलिंग के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप किस तरह देश की सेवा करना? मैं सोशल वर्क और मॉडलिंग दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहती हूँ। सोशल वर्क इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत रिलीफ देता है। मुझे बच्चों से मिलना, गरीब लोगों से मिलना, उनसे मिलना, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल में जो निगेटिविटी है लोगों के बीच में कि अब वो आपसे प्यार नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, प्यार अभी भी जिंदा है और लोगों से आप मिल के बांट के। तो मुझे सोशल वर्क और मॉडलिंग जो दूसरी तरफ मेरे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मुझे औरों से अलग करता है, मुझे दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले की जो दिव्यांशी थी, हाँ, इस 27 तारीख से पहले की दिव्यांशी और 27 तारीख के बाद के दिव्यांशी में क्या अंतर है? अब बहुत सारे अंतर हैं। पहली बात तो उस टाइम तक एक टैग नहीं था। 27 के बाद मुझे एक टैग मिला, मिस पटना 2020, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। और शायद उसके बाद मुझे जो लोग कभी कॉल नहीं करते थे वो कॉल करके बोल रहे हैं कि अच्छा आपकी बेटी ने ये किया। और जो लोग मेरी मम्मा को बोला करते थे कि आपकी बेटी कुछ नहीं करेगी, सिर्फ डांस करती है, ये करती है, तो वो लोग अभी बोल रहे हैं अच्छा आपकी अजी बहुत आगे जाएगी ये, तो मिस इंडिया के लिए इसको प्रिपरेशन करवाइए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। राइट। तो ये मॉडलिंग करते हुए आप सोशल वर्क भी करना चाहती हैं? हाँ, मैं मॉडलिंग के साथ साथ अपना सोशल वर्क दोनों पैरेलल लेके चलना। तो अभी तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो अभी पहले पढ़ाई लिखाई ख़त्म करेंगी, उसके बाद ये करना है, या ये पढ़ाई लिखाई करते हुए इसको करते रहना है? नहीं, अगर मैं टचवुड बोलूँ तो मेरी पढ़ाई लिखाई के साथ ही ये चलना है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैं मैनेज कर लेती हूँ साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए एज की ज़रूरत नहीं है या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पढ़ाई के साथ ही इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहती हूँ। अच्छा, 27 तारीख को आप मिस पटना बन गई, तो 27 तारीख, 28, 29, 30 इस 3 दिनों में कितने ऐसे लोगों का कॉल आया जो आपसे प्रभावित रहे हैं, और या फिर वो आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, अपने साथ कामों में आपको रखना चाह रहे हैं? कितने लोग का ऐसा कॉल आया होगा आपके पास? मैं बुक ऑथर के लिए भी, कंपाइलिंग के लिए, पब्लिकेशन के लिए काम करती हूँ। तो उसमें बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जो मुझे जनरली बोलते हैं कि दिव्यांशी तुम बहुत इंस्पायरिंग हो, क्योंकि तुम 17 साल की एज में एक NGO की फाउंडर हो, बिहार रिप्रेजेंटेटिव हो, भी एक लीगल कंपनी की। और जब मुझे ये टैग मिला तो सबका बस ये कहना था कि दिव्यांशी तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप में बिलीव करती हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद में बिलीव करते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आए आप उसको ग्रैब कर ही लोगे। और बहुत से जो लोग कह रहा बात कॉल आने की, तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जो मेरे बहुत क्लोज थे, लेकिन स्टिल उनका कोई फ़ोन नहीं आया, तो वो एक जेलेसी वाली वर्ड आ जाती है, लेकिन वो नेगेटिव साउंड करता है। तो मुझे ये कहना है कि इसके फ्लिप साइड में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, मेरे दूर दूर के रिलेटिव्स, मेरी मम्मा पापा को कॉल करे, तो वो इतनी खुशी थी ना कि मुझे वो नेगेटिव साइड पर नज़र ही नहीं आया। चलिए, अच्छी बात है। अगर
अब चूँकि 27 तारीख के बाद 27 दिसंबर के बाद आप एक सेलिब्रिटी हो गई हैं, अगर कोई प्रोड्यूसर आपको फिल्म के लिए अप्रोच करता है, भोजपुरी फिल्म हो या हिंदी हो चाहे जो भी हो, तो उस फिल्म में आप काम करना पसंद करेंगे? मैं काम करना पसंद करूंगी, लेकिन मेरा एक कहना है कि बिहार की जो भोजपुरी मूवी है, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मानना है, जिसको भी बुरा लगे उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलाती है, ऐसा मुझे लगता है। उस पर अगर मुझे वैसे कुछ रोल्स मिले तो मैं भोजपुरी मूवी को पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहा है, जो शायद नहीं है फिर भी वो दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं भोजपुरी मूवी से उतनी अफेक्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ ऑफर मिले, मुझे वो स्क्रिप्टिंग अच्छी लगे और वो कुछ उसमें मॉडिफाई कर सकूँ, तो हाँ मैं ज़रूर करूँगी। नहीं, देखो क्या है कि सारी भोजपुरी फिल्में ख़राब नहीं होती है। हाँ, उसमें कुछ अच्छी फिल्में भी होती हैं। अगर स्टोरी अच्छी हो तो आप क्या काम करना पसंद करोगे उसमें? ये मुझे स्टोरी पे ही डिपेंड करता है कि वो स्टोरी कैसी होगी, मुझे पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहने वाली लड़की हूँ, मुझे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, तो इसीलिए वो स्टोरी पर डिपेंड करता है। अगर वो स्टोरी अच्छी हुई, उन राइटर्स या फिर उन एक्टर्स का बैकग्राउंड अच्छे से वो हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है। मेरा वैसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आए, आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बहुत पॉजिटिव हो और देखने से, बात करने से ही लग रहा है। तो एक चीज़ और बताओ, अब इन 20 दिनों में या 1 महीने में जब आपने इसकी तैयारी की थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो हमारे आपके जो नीचे के जनरेशन के बच्चे हैं जो मॉडलिंग के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ श्योर। पहली बात तो ये ना कि आप अपने अंदर के टैलेंट को निखारो। आप क्या हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दुनिया आपको बहुत कुछ आके बोलेगी कि तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या हो वो आपको पता है। सबसे पहले आप अपने उस चीज़ को निखारो, और दूसरी बात, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि आप दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लोग बोलते हैं ब्यूटी पैजेंट है तो आपको सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप ग्रेसफुल हो, तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर लोगे। लेकिन हाँ, उसके साइड में आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पतले हो, प्लस साइज़ मॉडल्स भी होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आप उतने कैलिबर रखते हो कि आप दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करने के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ। और बस इतनी सी बात है कि आप जो हो वो दूसरों के सामने आओ, कभी फेक बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा। और हमें उम्मीद है और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप नई नई सीढ़ियाँ को चढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका मिला उसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। ये मेरी फर्स्ट स्टेज थी, तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं मुझे करना ही है, मेरे मम्मी पापा का नाम और रोशन हो, और उससे पहले मुझे अपने बिहार का नाम बहुत रोशन होते हुए देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।